नमस्ते। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर गौर करने जा रहे हैं। एक वैज्ञानिक आखिर बनता कैसे है? क्या वो पैदा होते ही जीनियस होते हैं या कोई खास मोमेंट उनकी लाइफ बदल देता है? ये सवाल वाकई दिलचस्प है और इसका जवाब ढूंढने के लिए आज हम एनसीईआरटी की एक कहानी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की गहराई में उतरेंगे। एब्सोल्युटली। ये कहानी है रिचर्ड एच एवराइट की, एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने कॉलेज रूममेट के साथ मिलकर साइंटिफिक वर्ल्ड को एक नई थियोरी से हैरान कर दिया था। और वो थियरी थी कि सेल्स कैसे काम करते हैं। एग्जैक्टली उनका काम इतना ग्राउंड ब्रेकिंग था कि उसे प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जैसे प्रेस्टिजियस जर्नल में पब्लिश किया गया। ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मतलब स्पोर्ट्स की भाषा में कहें। जैसे 15 साल की उम्र में बिग लीग्स में सिलेक्ट होकर पहली ही बॉल पे होम रन मार देना। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इस एनसीईआरटी चैप्टर के जरिए ये समझना है कि रिचर्ड एब्राइट के इस शानदार सफर की शुरुआत कैसे हुई। हम्म, और ये सब तितलियों से शुरू हुआ। चलिए लेट्स अनपैक दिस। तो एब्राइट पेंसिल्वेनिया में बड़े हुए। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। और वो कहते हैं कि वहां करने को ज्यादा कुछ था नहीं। फुटबॉल या बेसबॉल तो अकेले खेल नहीं सकते थे। सही बात है। तो उन्होंने चीजें कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और ये कलेक्शन कोई आम हॉबी नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। किंडरगार्टन से ही उन्होंने तितलियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और उसी डिटर्मिनेशन के साथ जो उनकी हर एक्टिविटी में दिखता था। तितलियों के साथ साथ उन्होंने चट्टाने मतलब रॉक्स, जीवाश्म, फॉसिल्स। और सिक्के कॉइन्स भी जमा किए। वो एक कीन एस्ट्रोनॉमर भी बन गए जो कभी-कभी पूरी रात तारे देखते थे। कमाल है। और एनसीईआरटी बताता है कि दूसरी क्लास तक आते-आते उन्होंने अपने गृहनगर के आसपास पाई जाने वाली सभी 25 प्रजातियों की तितलियां जमा कर ली थीं। और कि शायद तितलियां इकट्ठा करने का उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। और यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। हाँ, उनकी माँ ने उन्हें एक बच्चों की किताब दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस किताब ने मोनार्क तितलियों के माइग्रेशन के बारे में बताया। और इसी एक किताब ने उस युवा कलेक्टर के लिए साइंस की दुनिया के दरवाजे खोल दिए। इस सफर में उनकी माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। वो सिर्फ किताबें ही नहीं देती थी। बिल्कुल। एनसीईआरटी के अनुसार उनकी माँ उनकी लर्निंग में एक एक्टिव पार्टनर थी। पिता की मृत्यु के बाद वो एब्राइट के एकमात्र साथी थी। तो वो उन्हें ट्रिप्स पर ले जाती। हाँ, और उन्हें दूरबीन मतलब टेलीस्कोप्स, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप्स, कैमरे और दूसरा जरूरी सामान खरीद कर देती थी। उनकी माँ कहती हैं, अगर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। फिजिकल काम नहीं, बल्कि सीखने वाली चीजें। और एब्राइट को ये पसंद था। वो सीखना चाहते थे। ये दिखाता है कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट और एनकरेजमेंट एक बच्चे की नेचुरल क्यूरियोसिटी को कैसे सही दिशा दे सकता है। एग्जैक्टली उन्होंने एम्ब्राइट के ब्राइट माइंड को पनपने का पूरा मौका दिया। तो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क जेड किताब पढ़ने के बाद एम्ब्राइट ने डॉक्टर फ्रेडरिक ए के हार्ट के रिसर्च प्रोग्राम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो तितलियों के पंखों पे डीएसएफ टैग्स लगाकर उन्हें उड़ा देते थे। लेकिन जल्द ही उनका इस काम से इंटरेस्ट कम होने लगा। हाँ, क्योंकि ये बहुत टीडियस था और फीडबैक भी ज्यादा नहीं मिलते था। मतलब इतने सालों में उनकी टैग की हुई सिर्फ 2 तितलियां ही वापस पकड़ी गईं। वो भी उनके घर से 75 मील से भी कम दूरी पर। ओके, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। 7वीं क्लास में जब उन्होंने एक काउंटी साइंस फेयर में हिस्सा लिया और हार गए। ये बात थोड़ी चुकाने वाली है ना। बहुत, उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका प्रोजेक्ट था मेढक के टिश्यूज की स्लाइड्स का एक सिंपल डिस्प्ले। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज उन्होंने उस हार से सीखा। उन्होंने महसूस किया कि जो जीते थे उन्होंने सिर्फ नीट डिस्प्ले नहीं बनाया था, बल्कि रियल एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की थी। बिल्कुल यहीं से उनके अंदर का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागा। उन्होंने तय कर लिया कि अगले साल के फेयर के लिए वो एक असली प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद उन्होंने डॉक्टर अर्कार्ट से एक्सपेरिमेंट्स के लिए आइडियाज मांगे। और फिर जैसा कि आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स की झड़ी लग गई। 8वीं क्लास में उन्होंने मोनार्क कैटरपिलर्स में एक वायरल बीमारी के कारण का पता लगाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि ये बीमारी एक बीटल से फैलती है। हाँ, और हालांकि उन्हें कोई रियल रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने प्रयोग करने की कोशिश की है। और इस बार वो जीत गए। सही। ये दिखाता है कि साइंटिफिक प्रोसेस में एफर्ट और मेथोडोलॉजी भी कितना मायने रखती हैं। अगले साल का प्रोजेक्ट और भी दिलचस्प था। हम्म उन्होंने इस थ्योरी को टेस्ट किया कि वाइसरॉय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल क्यों करती हैं। हाँ, थियोरी ये थी कि पक्षियों को मोनार्क तितलियां खाने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए वाइसरॉय तितलियां उनकी तरह दिखकर खुद को शिकार होने से बचाती हैं।
तो उन्होंने ये टेस्ट किया। और उनका ये प्रोजेक्ट जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट और ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में थर्ड आया। ये प्रोजेक्ट्स मतलब छोटे-छोटे कदम थे जो उन्हें एक बड़ी खोज की ओर ले जा रहे थे। बिल्कुल। तो हाई स्कूल में एब्राइट ने उस रिसर्च की शुरुआत की जिसने उन्हें एक अज्ञात कीट हार्मोन, एक इंसेक्ट हार्मोन की खोज तक पहुंचाया। और ये सब शुरू हुआ एक बहुत आसान से सवाल से। वो सवाल था, मोनाग प्यूपा पर बने 12 छोटे सुनहरे धब्बों का पर्पस क्या है? ज्यादातर लोग मानते थे कि ये धब्बे सिर्फ ऑर्नामेंटल हैं, यानी सजावट के लिए। पर डॉक्टर अकोहेट ऐसा नहीं मानते थे। नहीं, तो ईब्राइट ने एक और साइंस स्टूडेंट के साथ मिलकर एक डिवाइस बनाया और साबित किया कि ये धब्बे एक हार्मोन पैदा कर रहे हैं। एक ऐसा हार्मोन जो तितली के फुल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एग्जैक्टली। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर में पहुंचाया और ये सिलसिला चलता रहा। हाँ, सीनियर ईयर में उन्होंने मोनार्क के पंख से सेल्स को एक कल्चर में उगाया। और दिखाया कि ये सेल्स तभी नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स में डेवलप होंगे जब उन्हें उन सुनहरे धब्बों से निकला हार्मोन दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें इंटरनेशनल फेयर में पहला स्थान दिलाया। और फिर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। हार्वर्ड पहुंचने के बाद उन्होंने उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की पहचान की और फिर एक दिन उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटोज देखते हुए उन्हें लाइफ के सबसे बड़े पजल्स में से एक का जवाब मिला। कि सेल अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ता है। सही पकड़ा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब तितलियों पर की गई रिसर्च ने उन्हें डीएनए के काम करने के तरीके तक पहुंचा दिया। हाँ, उन्होंने और उनके रूममेट जेम्स आर वोंग ने मिलकर प्लास्टिक मॉडल्स बनाए और अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए एक पेपर लिखा। ये कहानी हमें बताती है कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए क्या चाहिए। हाँ, एनसीईआरटी चैप्टर के आखिर में इसे बहुत अच्छे से समराइज किया गया है। सबसे पहले अ फर्स्ट रेट माइंड, यानी एक तेज दिमाग। दूसरा, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। ये तो शुरुआत से ही थी। और तीसरा, द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस, सही कारणों से जीतने की इच्छा। उनके सोशल स्टडीज टीचर मिस्टर रिचर्ड ए वाइहरर ने कहा था। हाँ, उन्होंने कहा था, रिचर्ड जीतने के लिए नहीं जीतना चाहता था, बल्कि इसलिए जीतता था क्योंकि वो अपना बेस्ट काम करना चाहता था। वाओ! वो बेस्ट बनना चाहता था। और एब्राइट सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं थे, है ना? बिल्कुल भी नहीं। वो एक चैंपियन डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, एक अच्छे कनुइस्ट मतलब नाविक और एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे। वो एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी थे। सही बात है। तो रिचर्ड अब्राइट का सफर तितलियां जमा करने के एक शौक से शुरू हुआ। और उस शौक को एक माँ के इनकरेजमेंट, एक किताब, एक हार और कभी न खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी ने आगे बढ़ाया। उनकी कहानियां साबित करती है कि विज्ञान सिर्फ किताबों का विषय नहीं है। ये हमारे आसपास की दुनिया के बारे में सवाल पूछने से शुरू होता है। एक तितली के प्यूपा पर बने छोटे से धब्बों की खोज उन्हें जीवन के ब्लूप्रिंट यानी डीएनए की थ्योरी तक ले गई। और एनसीईआरटी बताता है कि अगर एब्राइट की थ्योरी सही साबित होती है तो इससे कैंसर और दूसरी बीमारियों को रोकने के नए तरीके मिल सकते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है, आज प्रकृति के बारे में पूछा गया कौन सा साधारण सवाल कल इंसान की किसी बड़ी समस्या का हल बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।